हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? आशा करते हैं बेहतर होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो हम लोग अभी बायोलॉजी के एक टॉपिक के साथ आए हैं और इससे पहले हम लोग बायोलॉजी में पढ़ रहे थे इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। और जो इंडोक्राइन ग्लैंड था उसमें हम लोग बहुत सारे पार्ट को पढ़ चुके थे। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने बाकी इंडोक्राइन जो ग्लैंड है उसके बारे में बताया है, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। तो आज जो हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि का है वो हम लोग दो टॉपिक लेंगे। पहले एड्रिनल ग्लैंड को देखेंगे, एड्रिनल के बाद हम लोग थाइमस को देखेंगे। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एड्रिनल जो हमारी ग्रंथि है उसके बारे में अगर बात करें तो ये हमारा किडनी है, ठीक है। हमारा किडनी, एक जोड़ा किडनी हमारे पास पाया जाता है, तो एक जोड़ा हम लोग के पास एड्रिनल ग्रंथि भी होता है। देखिए ये हमारा किडनी है, इसके ऊपर स्थित रहता है, इसके ऊपर इस प्रकार से स्थित होता है, ठीक है। और इसके अगर अंदर वाले भाग को देखें हम, इस भाग को अगर कलर कर दिया जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, जो अंदर वाले भाग होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मेडुला। और ये जो बाहर वाला भाग है इसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। और ये दोनों साइड होता है, अगर इसको इधर भी बनाओ तो ये भी ऐसे बन सकता है, ठीक है। और इसके अंदर भी इसी तरह के पार्ट होंगे कि तो आपसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाएंगे कि अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं और बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं, मेडुला। आंतरिक वाले भाग को क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। और जो बाहर वाले भाग होता है यानी ये वाला जो भाग है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। किस पर उपस्थित होता है, तो यह किडनी पर उपस्थित होता है। तो पहला सवाल तो आपका यहीं से बन जाएगा कि कितने जोड़े एड्रिनल ग्रंथियां होती है। देखो दो जोड़े, एक इधर इस किडनी पे, इस किडनी पे, किडनी के ऊपर अवस्थित रहता है। तो एक जोड़े एड्रिनल ग्रंथि हम लोग के शरीर में, बॉडी में पाया जाता है। अब जब हम लोग एड्रिनल ग्रंथि की बात करें तो एड्रिनल ग्रंथि में को हम लोग दो पार्ट में बांट दिए हैं। तो दो पार्ट में अलग अलग हार्मोन भी स्रावित होंगे। तो इसका जो बाहरी भाग है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्टेक्स। इस बाहरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। इस बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। याद रखिएगा, इस बाहरी भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स से मेन रूप से 3 हार्मोन निकलते हैं। हालांकि बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं लेकिन उनकी प्रकृति के आधार पर हम लोग उसे 3 भाग में बांट देते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें मिनरलोकॉर्टिकाइड का, ठीक है। अगर मिनरलोकॉर्टिकाइड को आप देखोगे तो इसकी जो प्रकृति होती है, ये मिनरल्स का, हमारे शरीर में मिनरल्स का यानी कि नमक का, लवण जो भी है उस सब को क्या करता है, बनाए रखता है। वो लोग को रेगुलेट करके रखता है, नियमित करके रखता है। तो इसका काम है जितने भी मिनरल्स है उसको नियमित करना, रेगुलेट करना या उसके स्तर को बनाए रखना। किसका कार्य है, मिनरलोकॉर्टिकाइड का कार्य है, ठीक है। तो इसके अंदर एल्डोस्टेरिन हार्मोन पाए जाते हैं और भी कई हार्मोन पाए जाते हैं, लेकिन एक ही प्रकृति के पाए जाते हैं। इसीलिए हम लोग इसको ओवरऑल एक ही प्रकृति मान लेते हैं। यानी जो मिनरल्स के नियमन को, यानी उसकी जो शरीर में जरूरत है उसको बनाए रखता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरलोकॉर्टिकाइड बोलते हैं। जबकि जो ग्लूकोज, नाम से ही पता चल रहा है कि शर्करा के स्तर को शरीर में बना के रखता होगा। तो जो शर्करा के स्तर को शरीर में बना के रखे, यानी कि ग्लूकोज यानी कि शुगर के स्तर को जो बना के रखे, उसे हम लोग कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकाइड। क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकाइड बोलते हैं। और इसका एक अन्य नाम के नाम से भी ये जाना जाता है, कार्टिसोल भी बोलते हैं इसको। ये भी याद रखिएगा, ग्लूकोकॉर्टिकाइड को कभी कभी कार्टिसोल भी बोलते हैं। हालांकि इसके अंदर कार्टिसोन, कार्टिकोडोस्टेरोन, ये सारे हार्मोन पाए जाते हैं, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन रूप से आपको यही याद रखने हैं कि ये 3 मेन हार्मोन पाए जाते हैं। तीसरा कौन है, गैनेकोकैटोकाइड नाम से है, गैनेको नाम आ रहा है, गोनेको। तो आपको याद रखना ये जनन ग्रंथि से, गोनाड ग्रंथि से रिलेटेड होगा। तो इसमें से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक एस्ट्रोजन और एक एड्रोजन। जो एड्रोजन होता है, ये एड्रोजन किसमें मुख्यतः निकलेगा, तो एड्रोजन मुख्यतः पुरुषों में निकलता है और जो एस्ट्रोजन है वो मुख्यतः महिलाओं में निकलता है। तो ये मेन इसके 3 हार्मोन से, तीनों का कार्य ये होता है कि इसका मिनरल्स का और इसका ग्लूकोज का, और इसका काम है सेक्स हार्मोन का यानी लिंग हार्मोन का नियमन बनाए रखना। अब देखो इससे एक क्वेश्चन बन सकता है मिनरलोकॉर्टिकाइड से कि रक्त में Na+ यानी सोडियम की मात्रा को कौन बढ़ा के रखता है, यानी लवण की मात्रा को कौन बढ़ा के रखता है। तो याद रखिएगा, जब भी रक्त से पूछा जाए कि रक्त में सोडियम की मात्रा को कौन बढ़ा के रखता है, तो आपका आंसर फटाक से आना चाहिए। जो हमारा मिनरलोकॉर्टिकाइड होता है वो रक्त में क्या करता है, सोडियम यानी कि नमक की मात्रा को बना के रखता है। दूसरी ओर इसका एक और कार्य है कि ये क्या करता है, जो वहाँ पे पोटासियम होता है, पोटासियम की मात्रा को क्या करता है, यानी पोटासियम K+ आयन को कम करके रखता है और N+ आयन को बढ़ा के रखता है, ठीक है। दूसरा बात अगर हम लोग करें तो ये हमारा एक ग्लूकोकॉर्टिकाइड। अच्छा, एक बात और है कि आप लोग सोचते हैं ग्लूकोज का जो हमारे शरीर में, ब्लड में जो ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखता है उसे तो हम लोग इंसुलिन बोलते हैं, जो पैनक्रियास से निकलता है। तो इसका क्या कार्य है, तो चूंकि ब्लड में तो ग्लूकोज का जो नियमन होता है या उसका जो
बैलेंस बना के रखता है, वो कार्य तो हमारा करता है इंसुलिन जो पैनक्रियाज से सीक्रेट करता है। और अगर हम लोग बात करें ये क्या करता है, तो ये क्या करता है, हमारी जो कोशिकाएं होती है, सब पूरे शरीर में जो कोशिकाएं पाए जाते हैं, उन कोशिकाओं में याद रखिएगा, उन कोशिकाओं में शर्करा यानी स्टार्च के जो मात्रा होता है उसकी पूर्ति करना किसका कार्य है, तो इसी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का कार्य, यानी कि शरीर में शर्करा के स्तर को बढ़ा के रखता है, उसे नियमित रेगुलेट जितनी जरूरत है सभी कोशिकाओं को पहुंचाता है, सभी सेल को पहुंचाने का काम क्या कौन करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड करता है। अर्थात एक तरह से ट्रैफिक का कार्य ये भी कर रहा है कि शरीर में कहाँ कितना ग्लूकोज की आवश्यकता है वो हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंतर्गत किया जाता है। इसे हम लोग कार्टिसोल के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अब दूसरा अगर तीसरा हम लोग बात करें गोनिकोकॉर्टिकॉइड का, तो गोनिकोकॉर्टिकॉइड इसे एड्रोजन और एस्ट्रोजन दो हार्मोन के सिक्रेशन में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो इसका मेन रूप क्या हो गया, लिंग से संबंधित हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे संबंधित हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं गोनिकोकॉर्टिकॉइड। ये हम लोग में जो युवा अवस्था या किशोरावस्था आता है, जो हमारे अगर पुरुषों में देखा जाए, दाढ़ी का आना, आवाज़ का मोटा हो जाना, जो दूसरी जो हम लोग को जन्म के 12-14 साल के बाद जो प्रक्रिया है, जो किशोरावस्था लाने के लिए जो प्रक्रिया चालू होती है, उसका ये क्या करता है, नियमन करता है, रेगुलेशन करता है। अब अगर बात करें तो हम लोग इसको कॉर्टेक्स को, अगर हम कॉर्टेक्स की बात करें तो इसे हम लोग 4S के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम लोग, 4S, याद रखिए इसको हम लोग 4S के नाम से भी जानते हैं। 4S मतलब क्या हो गया, तो देखो एक ये क्या कर रहा था, ओवरऑल बात कर रहे हैं, तीनों का कार्य बोल रहे हैं, ये तीनों को एक पार्ट में लेके बात कर रहे हैं कि तीनों को हम लोग 4S के नाम से भी जानते हैं, यानी कोटेक्स हम लोग 4S ग्लैंड के नाम से भी बोल सकते हैं या 4S ग्रंथि के नाम से बोल सकते हैं। अगर इसको देखो तो ये क्या करता है, सबसे पहले अगर ग्लूकोज की बात करें तो वो क्या करता है, शर्करा को रेगुलेट करता है। तो शर्करा रेगुलेशन के कारण एक एस तो यहाँ से हो गया, ये हो गया हमारा एक एस, ठीक है। दूसरा सॉल्ट का रेगुलेशन करता है, तो ये हो गया दूसरा एस, ठीक है। स्ट्रेस को कम करता है, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस क्या है, जैसे अभी मान लो कि मेरा रिजल्ट नहीं आया, तो हम क्या होते हैं, 2-4 दिन हम लोग बहुत डिप्रेस्ड होते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना, अगर हमने उस टाइम ये काम कर लिया होता तो ऐसा नहीं होता, मैं अगर दोस्त के साथ घूमने नहीं जाता तो मैं अच्छे रिजल्ट लेके आता। तो जो स्ट्रेस होता है, जो हम लोग 2-4-10 दिन रूम के अंदर बंद हो जाते हैं, चिंता में रहते हैं, तो वो सारी जो क्रिया होती है, उसके बाद उस क्रिया को फिर वापस कम करना, फिर से दोस्त आएंगे, बोला चलो नहीं यार, जो होना था वो तो हो गया, रिजल्ट आने थे नहीं आए, किस्मत में नहीं हुआ, फिर से तैयारी करेंगे। तो फिर क्या हुआ, स्ट्रेस को धीरे धीरे कम किया गया। तो जो स्ट्रेस कम करता है वो भी किसका काम है, यानी स्ट्रेस को बैलेंस करके रखना किसका कार्य है, वो भी हमारा कोटेक्स का कार्य है। तो एक तो हो गया स्टार्च का रेगुलेशन, साल्ट का रेगुलेशन, स्ट्रेस को क्या करना है, कम करना है। और सेक्सुअल, तो हमने बताया कि सेक्सुअल में किस तरह से भूमिका निभाता है। तो 4S, सेक्सुअल एस, स्ट्रेस एस, साल्ट रेगुलेशन एस, और शर्करा मतलब स्टार्च रेगुलेशन, सब में SS लगा हुआ है, तो इसे हम लोग 4S के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा कोटेक्स वाला पार्ट हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं कि मेडुला का क्या क्या कार्य है। मेडुला क्या होता है, अभी मैंने बताया, जो आंतरिक होता है उसे क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। इससे 2 हार्मोन निकलते हैं, एक का नाम है एप्रेनफ्रिन और दूसरा का नाम है नॉरएप्रेनफ्रिन। और हम इसका अगर बात करें, इसे हम लोग एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसी को एप्रेनफ्रिन या नॉरएप्रेनफ्रिन को हम लोग एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन के नाम से भी जानते हैं, सेम ही नाम है, आप उसको भी लिख सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसको ओवरऑल हम लोग क्या बोलते हैं, आपातकालीन हार्मोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब हम लोग आपातकाल की स्थिति में होते हैं, कुछ भी इमरजेंसी आ जाता है, तो यह हार्मोन का सिक्रेशन होता है। हमने जब पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने बात की थी ACTH हार्मोन का, ठीक है। जो ACTH हार्मोन था वो किस प्रकार से आकर इसे आदेश देता था, जो हमने अनुकंपी इन सवारों के बारे में उसमें बात किया था। तो उसी से रिलेटेड है कि जब भी हम लोग कभी आपातकाल में, आप इस तरह से समझो कि आपके सामने एक शेर आ गया अचानक से, ठीक है, आप कहीं जा रहे थे, अचानक से एक शेर आ गया, तो आप क्या करोगे, आपके अंदर डर आ जाएगा। और जब डर आएगा तो क्या हो जाएगा, देखो हृदय धड़कन तेज हो जाएगा, कंपन शरीर में वाइब्रेशन आने लगेगा, पसीने निकलने लगेंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये सारी क्रियाएं होने लगेंगे। किससे होने लगेंगे, तो ये जो एप्रेफिन था, यानी कि डर का माहौल, यानी भय का माहौल आपके अंदर क्रिएट कर देगा। और जब ये भय का माहौल आपके अंदर क्रिएट हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, आप में ये सारी गतिविधियां होने लगेगी। अब आपके पास 2 चारे हैं, आप या तो क्या करो, जाओ
उसके सामने आहार बन जाओ उसका, या फिर आप क्या करोगे, या तो उससे लड़ोगे या तो भागोगे, दो कार्य करोगे। तो फिर से साहस जो देने का कार्य करता है भाई उससे लड़ना है या उससे मार देना है या भाग जाना है, वो कौन कौन करता है, वो काम करता है नॉरएपिनेफ्रिन यानी नॉन एड्रेनलिन, वो काम करता है। तो पुनः संतुलित करना, मैंने लिखा है कि पुनः संतुलित करना, जो अब में भय का माहौल बना था उसे वह पुनः संतुलित करेगा और आपको अब दिमाग देगा कि आपको अब करना क्या है, लड़ो जाके, तुम लड़ सकते हो, लड़ो या उड़ो, भाग जाओ नहीं तो। इसीलिए हम लोग कभी कभी पढ़ते भी हैं कि जो एड्रिनल ग्रंथि होता है उसके मेडुला वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लड़ो या उड़ो, लड़ो या उड़ो, या तो लड़ो या तो भाग जाओ, ठीक है, करो या मरो, या तो डर से डर जाओ और शेर का आहार बन जाओ, करो यानी उससे लड़ो, नहीं तो क्या हो जाओ, मर जाओ। तो इसे दो और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना, करो या मरो या लड़ो या उड़ो, इस नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। अगर एक और बात करें तो इसे हम लोग 3F के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसको आप लोग अगर नहीं समझे तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैंने किसी को भी एक थप्पड़ मारा तब हमारे अंदर एक डर का माहौल रहेगा कि सामने वाला भी मुझे अब मार सकता है, कभी भी वो हमें एक दो थप्पड़ लगा सकता है, तो मेरे अंदर डर है। लेकिन उस डर के साथ फिर क्या करता है, नॉरएपिनेफ्रिन हम लोग को क्या बोलता है कि अरे यार एक थप्पड़ और मारेगा तो मैं 2 और दूंगा, तो फिर से हम लोग को उसके प्रति लड़ने का बात बताता है, या फिर बोलते चलो मार दिए अब यहाँ से निकल जाओ। तो ये दोनों काम कौन करता है, तो नॉरएपिनेफ्रिन करता है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो भय और फिर भय से लड़ना और भय से भाग जाना, ये तीनों कार्य, यानी ये तीनों कार्य कब आता है, आपातकाल के समय आता है, इमरजेंसी में कुछ हो गया। और इस समय एक चीज़ और होता है कि आप में बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो जाता है, जब आपके पीछे कुत्ता या शेर आपको दौड़ा रहा हो तो आप में पता नहीं एनर्जी आ जाएगी, एकदम भागोगे एकदम उछलते हुए। तो एक तरह से उस समय जो इमरजेंसी एनर्जी देता है वो भी कौन देता है, ये हमारा एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों का मिला जुला कार्य है, दोनों उस रूप में देता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इसको हम लोग 3F के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेडुला को, हम लोग 3F के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, देखो, फियर, फाइट और फ्लाइट, डर लगेगा, डर से लड़ना होगा या भागना होगा, तीनों में से कोई एक तो हमको करना ही होगा, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसे 3F हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं इन हार्मोन्स की कमी या अधिकता से कौन सा डिजीज हो सकता है, कौन सी बीमारियां हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो हमारा है एडिशन का रोग। एडिशन का रोग तब होगा जब आप में मिनरलोकॉर्टिकाइड, ग्लूकोकॉर्टिकाइड का कमी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मोटा मोटी अगर देखो तो कॉर्टेक्स के कमी से, यानी इन हार्मोन्स की कमी से एडिशन रोग हो जाएगा। आपको वोमिटिंग आने लगेंगे, चक्कर आने लगेंगे, आपका पाचन सही से नहीं हो पाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं, एडिशन की बीमारी बोलते हैं। तो याद रखना कि इसको ग्लूको और मिनरलो लिख देते हैं, ग्लूको प्लस मिनरलो की कमी से एडिशन रोग हो जाएगा। दूसरा अगर हम लोग बात करें, इसे बोलते हैं हम लोग कुसांग सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, कुसांग सिंड्रोम। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है, कुसांग सिंड्रोम कौन सी बीमारी होती है। तो आपको याद रखना है ये भी डायबिटीज है, ये भी क्या है, डायबिटीज है। एक तो डायबिटीज जो हमें पेनक्रियास से इंसुलिन की कम सिक्रेशन से हो रहा था, और दूसरा ये वाला है। अब सवाल है ये इसका क्या कार्य है। तो अगर हम लोग की कोशिकाओं में शर्करा यानी स्टार्च यानी ग्लूकोज का स्तर अगर बढ़ जाए तो वो भी डायबिटीज का एक रूप है। तो इसकी अगर क्या हो जाएगी, आपको अधिकता हो जाएगी, तो आप में कौन सा रोग हो जाएगा, तो याद रखिएगा अधिकता से, ग्लूको की अधिकता से, ग्लूको की अधिकता से क्या हो जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग मधुमेह ही बोलते हैं। तो सिर्फ वहीं से मधुमेह नहीं होता है, कुसेंग सिंड्रोम ही मधुमेह का ही एक बीमारी है जो सेल्स में शर्करा का स्तर बढ़ा देता है। तीसरा अगर बात करें तो ये बहुत फेमस है और इसे हम लोग बोलते हैं एड्रिनल वेरिलिज्म और गायनेकोमेस्टीजिया। जो एड्रिनल वेरिलिज्म होता है ये किस में होता है, तो याद रखिएगा ये होता है हमारे महिलाओं में। एक्चुअली एड्रोजन हार्मोन जो होता है वो पुरुषों का हार्मोन है, ज़्यादातर पुरुषों में पाया जाता है, थोड़े बहुत मात्रा में महिलाओं में है तो ठीक है। लेकिन अगर एड्रोजन की अधिकता हो जाए, किसकी अधिकता हो जाए, एड्रोजन की अधिकता हो जाए, एड्रोजन
की अधिकता अगर हो जाएगा तो जो लड़कियां होंगी उसमें लड़कों वाले लक्षण आ जाएंगे, ठीक है। लड़कियों में क्या हो जाएगा, लड़कों वाले लक्षण हो जाएंगे, लड़के की तरह बात करेगा, लड़के की तरह चलेगा, उसके शरीर विकास लड़कों की तरह होगा। तो एड्रेनल वेरिलिज्म किस में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एड्रेनल वेरिलिज्म में क्या क्या होता है। तो आपको याद रखना है मादाओं में क्या होता है, नर के लक्षण आ जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एड्रेनल वेरिलिज्म कहते हैं, ठीक है। अगर दूसरा बात करें हम लोग गायनेकोमैस्टेनिजिया का, तो इसमें क्या होता है कि पुरुषों में अगर महिलाएं वाले गुण आ जाएं, यानी इसमें क्या होगा, इसमें आपका एस्ट्रोजन अगर पुरुषों में बढ़ जाए, एस्ट्रोजन अगर पुरुषों में बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, उससे ये वाला रोग हो जाएगा। याद रखना, एस्ट्रोजन की अगर अधिकता हो गई तो आपको ये वाला बीमारी हो जाएगा, कौन, गायनेकोमैस्टेजिया। और जब गायनेकोमैस्टेजिया आपको हो जाएगा तो आप में लड़कियों वाले लक्षण आ जाएंगे, आपके स्तन बढ़ने लगेंगे, आपके आवाज़ पतले हो जाएंगे, लड़कियों की तरह बिहेव करने लगोगे। तो ये रोग किस में होता है, तो आपसे सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो गायनेकोमैस्टेजिया है किस में होता है, तो ये पुरुषों में होता है। और इसमें क्या होता है, तो पुरुषों में मादा वाला लक्षण आ जाए, यानी महिला वाला लक्षण आ जाए तो उसे गायनेकोमैस्टेजिया बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए एड्रेनल वेरिलिज्म कैसे होता है, तो आपको याद रखना है कि इससे होगा एड्रोजन की अधिकता, किसमें अधिकता, मादाओं में अगर एड्रोजन की अधिकता हो जाए तो उसमें एड्रेनल वेरिलिज्म रोग हो जाएगा। और इस रोग में क्या हो जाएगा, उसमें लक्षण आ जाएंगे किसके, लड़कों वाले लक्षण आ जाएंगे लड़कियों में। तो ये हमारा पूरा जो एड्रेनल ग्रंथि था उसके बारे में हमने बात किया, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो देखा, और जो क्वेश्चन इससे आ सकते थे उसके बारे में हमने बात किया। अब हम लोग देखते हैं थाइमस ग्लैंड के बारे में। तब हम लोग बात करते हैं थाइमस के बारे में। ये इंडोक्राइन ग्लैंड है ये भी, और ये कहाँ पर होता है, हमारे सीने के बीचों बीच एक पतली डोरी के समान होता है। तो याद रखिएगा, सीने के बीचों बीच, याद रखना है क्या, सीने, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीना के बीच में, ठीक है। ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल में कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो कि सीने के बीच में उपस्थित होता है, यानी वक्ष के अंदर उपस्थित होता है। तो याद रखिएगा वो है हमारा थाइमस। और दूसरा याद करना यहाँ से कि इसका जो सिक्रेशन होता है इसमें थार्मोसिन, क्या नाम है, थाइमोसिन हार्मोन इससे निकलता है। कौन सा हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। और इस हार्मोन की अगर हम लोग बात करें तो ये हार्मोन जो है 13 से 14 वर्ष तक ही निकलता है, 13 से 14 वर्ष तक ही सक्रिय रहता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे हम लोग चाइल्डहुड हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर पूछ दिया जाए चाइल्डहुड हार्मोन के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो याद रखिएगा चाइल्डहुड हार्मोन के नाम से हम लोग थाइमस को जानते हैं, क्योंकि यह 13 से 14 वर्ष तक ही मतलब शरीर में कार्य करता है। उसके बाद ये क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, काम करना खत्म कर देता है। तो क्या कार्य करता है, तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। किसका, एंटीबॉडी का निर्माण करने कार्य कौन करेगा, एंटीबॉडी का निर्माण करेगा, ठीक है। एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। और सबसे जो इसका फर्स्ट जो कार्य है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्या करता है, WBC में कार्यों का विभेदन करता है। याद रखिएगा, WBC में कार्यों का विभेदन, कार्यों का बंटवारा करता है। WBC में कार्यों का विभेदन करता है, यानी WBC जब शुरू होता है, ठीक है, तो इस WBC में बहुत लिम्फोसाइड है, बेसोफिल है, नेट्रोफिल, बहुत सारे हैं WBC के पार्ट हमारे शरीर में। तो इन सभी को कार्य बांटता है कि तुम्हारा क्या काम है, तुमको पकड़ के लाना है बैक्टीरिया को, या और तुमको क्या करना है, उसे पहचान करना है कौन सा है। तो ये सारे काम अलग अलग जो WBC के अंदर अलग अलग जो एंटीबॉडी है उसको ये कार्य बांटता है। तुम्हें क्या करना है, तुम जाओ उसको पकड़ के लाओ, दूसरा बोलता है पकड़ के लाया, तुम इसको क्या करो, मारो, तुम इसको क्या करो, पहचानो कौन है। तो ये सारे कामों का बंटवारा होना चाहिए। तो 13 से 14 वर्षों तक ये क्या करता है, एक तरह से ट्रेनिंग देता है कि अच्छा तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, मतलब ये लोग सीख जाते हैं, तो ये अपने आप कार्य करना बंद कर देता है, ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगा इसका। दूसरा, ये खुद भी थोड़ा बहुत एंटीबॉडी बनाता है। एक तो WBC को
काम बताता है कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरा, ये खुद भी थोड़ा बहुत एंटीबॉडी बनाता है, जिससे 13-14 साल के जो बच्चे होते हैं यानी उससे जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें ज़्यादा रोग वोग नहीं आता है, क्योंकि ये उस समय अपने खुद भी कार्य करता रहता है और 14 साल के बाद ये कार्य करना बंद कर देता है। ठीक है, तो यही इसका मेन रूप से कार्य है। इसको कहाँ पे होता है, इससे ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पे होता है, तो ये सीनों के बीचे बीच, सीना के बीचे बीच एक पतली डोरी के समान होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, WC के कार्यों का विभेदन करना है। इसके अलावा ये क्या करता है, एंटीबॉडी भी बनाता है और कभी कभी थोड़ा बहुत प्रोटीन भी बना लेता है। बच्चों में अगर जब बहुत ज़्यादा जरूरत हो तो थोड़ा बहुत प्रोटीन का भी संश्लेषण करता है। एक्चुअली इसका मेन दो रूप से काम है, एंटीबॉडी का निर्माण करना और WC में कार्यों का विभेदन करना। 13 से 14 वर्ष के बच्चों में ही निकलता है, उसके बाद ये निकलना बंद कर देता है और इसी कारण से चाइल्डहुड हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यही इसके मुख्य थे। तो हमारा आज एंडोक्राइन ग्लैंड जितने भी थे वो खत्म हो चुके हैं। एक हम लोग अब अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा गोनाड ग्लैंड जो है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करें, कुछ अगर पूछना हो तो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जरूर से जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।